हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किशोर सर और ये है मेरा चैनल न्यूक्लियर केम फोरम। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आयोनिक इक्विलिब्रिया इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक फिनिश होने के बाद में हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। आज का ये जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने, और उसने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, उसका नाम है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल का सिर्फ यहाँ पे जिक्र करना है, उसके बारे में डिटेल में नहीं लिखना है और ना ही जानना है, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या है, कहाँ अप्लाई होता है और किसकी बिहाफ में ये वर्क करता है, ये हम एंट्रांस का पोर्शन जब हम पढ़ेंगे GW नीट के पोर्शन को, तब मैं आपको उसको वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल हम थियोरेटिकल पोर्शन को पढ़ते हैं जो कि स्टेट बोर्ड में है। यहाँ पे आपको अभी कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं एंड दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। थोड़ा सा हम इफेक्ट को साइड में रखते हैं, फोकस करते हैं कॉमन आयन पे। तो कॉमन आयन का एक्चुअली मतलब क्या? अब नाम से तो आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पे कुछ आयन्स कॉमन होंगे, पर जो आप अंदाज़ा लगाते हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर हम क्लियर करेंगे, उसके बाद भी फिर आप देख लीजिएगा, जज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो रिलेट करता है आइदर कटायंस और अनायंस। अब ये जो कटायंस है ये कॉमन कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली ये टर्म कहना क्या चाहती है, तो उसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। कॉमन आयन का अगर मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन भी बताना चाहूं तो ये ऐसा होता है कि एन आयन कॉमन टू बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसे ना बेहतर समझने के लिए मुझे लगता है कि आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत है, तो थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि मान के चलिए आपके पास में NaOH है। अब ये NaOH का डिसोसिएशन हुआ तो आपको मिला Na+ एंड OH-, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने NaOH के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर में उसी का सॉल्ट ऐड किए NaCl, तो आपको इसका भी डिसोसिएशन होकर मिलेगा Na+ एंड Cl-। अब ये NaOH और NaCl ये दोनों एक ही बीकर में है, दोनों ने एक ही मिक्सचर बनाया, तो ये दोनों भले ही अलग अलग सब्सटेंसेस हो, कंपाउंड्स हो, बट प्रोडक्ट साइड में आपको ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायन है Na+ मीन्स सोडियम आयन, मुझे प्रोडक्ट के साइड में Na+ NaOH का और Na+ NaCl का ये दोनों आयंस कॉमन दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि कटायन ही कॉमन आएंगे, अनायन भी कॉमन आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो अगर ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस के, अब वो तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइट्स ही चाहिए, तो दो अलग अलग सॉल्यूशंस के आयंस अगर कॉमन आते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉमन आयन। तो अभी फिर यहाँ पे इफेक्ट का क्या मतलब है, तो इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बट कॉमन आयन की इफेक्ट से होने वाले प्रॉब्लम की डेफिनेशन को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। हाँ, मैंने उसको प्रॉब्लम कहा, क्यों वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैंने ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये सॉल्ट है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए, बट ये कॉमन आयन इफेक्ट थोड़ा सा अलग सॉल्यूशंस के लिए लागू होता है। इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको डेफिनेशन तैयार करके दूंगा। एक बार आप ये चीज़ें समझ में आ गए आपके, तब जाके फिर आप वो डेफिनेशन तो खुद भी बना पाएंगे, है ना? ठीक है, तो देखिए ज़रा मान लीजिए कि आपके पास में एक कॉमन आयन, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक जाना माना एग्जांपल हम लेते हैं, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एसिटिक एसिड का वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से 100% डिसोसिएशन तो नहीं होता, बट जितना भी हो जाए तो हम उसे लिखते हैं CH3COO- एंड H+, ठीक है। अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो भी होगा
जो आप अल्फ़ा के फॉर्म में लिखते हैं वो होगा, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। अब हमें बात क्या करनी है, तो देखिए सबसे पहली बात, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसको अच्छे से सुनिए। पहली बात, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दूसरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये एक तो आयंस कम बनाता है। अब मान लीजिए आपने इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिए, उसको बीकर में ऐड किए, क्वांटिटी कुछ भी हो, तो इसने मान लीजिए आयंस बनाता तो नहीं है, कम बनाता है, पर मान लीजिए कि बना लिए। अब आपने इसी सॉल्यूशन के अंदर में उसी का सॉल्ट अगर ऐड किए, अब दिक्कत स्टार्ट होती है। यही प्रॉब्लम को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी देर में जानेंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि हमें डेफिनेशन तैयार करनी है, ठीक है। तो मैंने लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड, पहली बात। दूसरी, मैंने आपको बताया कि ये एक तो आयंस बनाता नहीं है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम डिसोसिएट होता है। मान लेते कि डिसोसिएट हो भी गया हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। अब डिसोसिएट होने के बाद में आपने उसके अंदर में उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड किए, तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये तो 100% डिसोसिएट होगा। अब क्या हुआ, 100% डिसोसिएट होने की वजह से प्रोडक्ट साइड में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है कि ये जो CH3COO माइनस आयन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और ये जो CH3COO माइनस आयन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, मीन्स उसी के सॉल्ट का, ये दोनों आयंस आ गए कॉमन। तो इससे क्या दिक्कत है, कॉमन आयन आने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन होने की वजह से और कॉमन आयंस आने की वजह से ये तो 100% डिसोसिएट होगा, बट इसका 100% डिसोसिएशन होने की वजह से ये कॉमन आयन जो दूसरा है उसे डिसोसिएट होने से रोकेगा। क्यों रोकेगा, ये 100% डिसोसिएट हो गया है, ये चाहेगा कि सॉल्यूशन में दो में से कोई एक रहे, क्योंकि दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते ना। अगर हमें मान के चलिए दो अलग अलग लोगों से एक ही चीज़ मिल रही है तो हम किसी एक से लेंगे ना। हाँ, इंसानी फितरत थोड़ी सी अलग है, पर यहाँ ऐसा नहीं चलता। तो मुझे ये कहना है कि यहाँ पे अगर कॉमन आयन आते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन दूसरे वाले को डिसोसिएट होने से रोकता है, और ये डिसोसिएट होने से रोकने के प्रोसेस को हम कहते हैं सेपरेशन, ठीक है। तो हुआ क्या, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सप्रेस किया। तो हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, इट इज अ सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बोलना उचित रहेगा। इट इज अ सेपरेशन, ये मैं यहां पे थोड़ा सा रखता हूं, सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इट इज अ सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, ड्यू टू हैविंग अ कॉमन आयन विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसके जो कॉमन आयन है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ में है। तो अब हम डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। क्या आएगा डेफिनेशन स्टूडेंट्स, इट इज अ सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू हैविंग एन कॉमन आयन विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दैट इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब कॉमन आयन इफेक्ट सेपरेशन कैसे करता है, इसका एक मैकेनिज्म है, और ये हमें पढ़ना है वीक एसिड के लिए और वीक बेस के लिए, यानी ये हो जाएगा दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, अब आपको स्टेट बोर्ड में सवाल आएगा, और सवाल आने के चांसेस कैसे हैं, एक्सप्लेन
द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर थोड़ा सा सवाल चेंज करते हैं, क्या कि एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक ऐसा सवाल आ सकता है, या फिर और क्या सवाल हो सकते हैं, ये मेरे नोट्स में अच्छे से दिए हैं, तो वही सवालों का जवाब हम आज देखते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, आप उसको थियोरेटिकली नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज मेरे नोट्स को आपने रेफर किया तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए वीक एसिड के लिए। ठीक है, अब वीक एसिड के लिए कॉमन आयन इफेक्ट कैसे वर्क करता है, हालांकि हमें एग्जाम्पल तो यही लेना है। अब आपको 50% तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डिटेल में और जानते हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का 100% डिसोसिएशन तो नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ हम उसे नाम देंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसका डिसोसिएशन होकर एसिटेट आयन मिला और H+ आयन मिला। ठीक है, तो इसके पहले के टॉपिक में हमने पढ़े थे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, वहां पे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट अप्लाई करते हैं वीक एसिड के लिए, जिसको हम डिनोट करते हैं Ka से। तो मुझे अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए Ka मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड के लिए अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स? इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, ये हमने इसके पहले भी डिराइव कर लिए हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते ही है तो आप ये आई बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक एसिड या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, इसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड दिस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो वैल्यू आना है Ka का वो आएगा। अब मान लीजिए कि आपने उसी सॉल्यूशन में, सेम बीकर में, उसी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स उसी का सॉल्ट ऐड किए, जिसका डिसोसिएशन 100% हुआ, तो आपको आयंस मिले CH3COO माइनस एंड Na+। अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। यहां पे सेम बीकर में दो अलग अलग भले ही सॉल्यूशन हो, बट ये जो एसिटेट आयन है CH3COO माइनस वीक इलेक्ट्रोलाइट का और CH3COO माइनस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये दोनों के आयंस आ गए कॉमन। उससे क्या होगा? आयंस कॉमन आने की वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉमन आयंस, वैल्यू ऑफ concentration of CH3COO minus in numerator will get increase। कॉमन आयंस आने की वजह से डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड का जो फॉर्मूला है, उसमें जो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू जो पहले थी, कॉमन आयंस के बढ़ने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस की वैल्यू बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? ये जो पूरी वैल्यू है मीन्स रेशियो जो है CH3COO माइनस H+ एंड CH3COOH का, ये जो रेशियो है, ये रेशियो भी काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर बढ़ता था तो फिर रेशियो कम होने के चांसेस ज़्यादा थे। बट अब यहाँ पे दो बातें याद रखिए। ठीक है, पहली, कॉमन आयन आने की वजह से CH3COO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने CH3COOH लिए थे, अब आप वो 1 मोल ले, 5 मोल्स ले, 10 मोल्स ले, 50 मोल्स ले, 100 मोल्स ले, जितने भी मोल्स लेंगे वो तो फिक्स रहेंगे ना। दूसरी बात। तीसरी बात, पहली बात मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं। पहली बात, कॉन्सेंट्रेशन CH3CO माइनस आयन का बढ़ गया तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई तो रेशियो भी बढ़ जाएगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात,
जो आपने CH3COOH लिए, ये कॉन्सेंट्रेशन आपने फिक्स लिए, बाद में बढ़ाए नहीं और कम भी नहीं किए, तो आपने वो फिक्स क्वांटिटी लिए थे बीकर में। तो कॉन्सेंट्रेशन फिक्स लेने की वजह से वो वैल्यू भी यहाँ पे फिक्स रहेगी। तीसरी बात, ये जो CH3COOH है, ये उसकी नेचुरल और प्योर स्टेट में होने की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स रहेगा। अब इसका वैल्यू फिक्स रहेगा और न्यूमरेटर में CH3CO- का ही वैल्यू बढ़ेगा, जिसकी वजह से यह कंप्लीट रेशियो का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कंप्लीट रेशियो का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो K तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा न्यूमरेटर को, है ना। तो ये टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से Ka का भी वैल्यू बढ़ जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग वैल्यू आएगी। बट ऐसे में आता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। मैंने आपको कहा था कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल का सिर्फ नाम का जिक्र करना है, डिटेल में नहीं लिखना है, बट फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। क्या कहता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रेशियो का वैल्यू बढ़ जाता है ड्यू टू कॉमन आयंस, तो ऐसे सिचुएशन में न्यूमरेटर में किसी एक का वैल्यू बढ़ता है तो हमें दूसरे के वैल्यू को कम करना होगा, ताकि डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू मेंटेन रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन CH3COO- का बढ़ रहा है तो आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम करना होगा। और इसके लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि एट दैट कंडीशन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स इसका वैल्यू बढ़ गया और इसका वैल्यू कम किए तो ऑलमोस्ट रेशियो सेम आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, H+, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ विल गेट डिक्रीज्ड बाय रिवर्ट बैक। जैसे फॉर एग्जांपल H+ को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्ट बैक कर रहे हैं, मीन्स रिएक्टेंट साइड में लेकर जा रहे हैं। तो H+ आयन रिवर्ट जाके मीन्स रिएक्टेंट साइड में जाकर करेगा क्या, वो तो H+ आयन बन गया ना। तो H+ आयन को रिवर्स जाने के लिए इसके साथ में जुड़कर वापस जाना होगा, और ये सारी दिक्कतें हुई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से कॉमन आयन बने, कॉमन आयन बनने की वजह से रेशियो बढ़ गया, रेशियो बढ़ने की वजह से Ka का वैल्यू बढ़ गया। K का वैल्यू मुझे अगर सेम उसी कंडीशन में लाना है तो मैं कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो कम नहीं कर सकता, बेहतर है मैं दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ का, उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूं। इट मीन्स योर लेफ्ट हैंड, है ना। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में कैसे शिफ्ट कर पाएंगे, तो ये H+ वापिस से इससे जुड़ के फिर से CH3COOH बनाएगा। दिक्कत यह है, एक तो CH3COOH जो है वो आयंस बनाता नहीं, बेचारे ने थोड़े से बना लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने H+ का कॉन्सेंट्रेशन को रिवर्स करके पूरे के पूरे जो आयंस बने थे जितने भी, ये पूरे आयंस को रिवर्स कर दिया, मीन्स लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया इक्विलिब्रियम को, जिसकी वजह से ये जो आयंस बन रहे थे इनका बनना खत्म हो गया। दैट प्रोसेस इज नोन एज सेपरेशन। अब समझे डेफिनेशन, तो सुनिए डेफिनेशन एक बार फिर। डेफिनेशन क्या कहता है, द सेपरेशन ऑफ, है ना, ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान दीजिए, सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू हैविंग कॉमन आयन। समझे स्टूडेंट्स, तो ये है कॉमन आयन इफेक्ट फॉर वीक एसिड। अब अगर आपको वीक एसिड अच्छे से समझ में आ गया तो वीक बेस समझना उससे भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा वीक बेस के लिए। इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा,
मैं अभी वीक बेस को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको वीक एसिड के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं वीक बेस के बारे में। अब वीक बेस के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जाना माना एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है, सभी टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, समझाने के लिए बेहतर होता है। ठीक है, तो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन 100% नहीं हुआ, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जितना भी डिसोसिएशन हुआ तो अब हम इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं केबी से। इट मीन्स अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, और उसका फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, अब Kb का वैल्यू जो भी आए, अब आपको धीरे धीरे टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब Kb का वैल्यू जो भी आया हम मान लेते कि आ गया। अब वो वैल्यू आने के बाद में आपने क्या किए, उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स उसी का सॉल्ट ऐड कर दिए, जिसकी वजह से यहां पर मिला NH4 प्लस Cl माइनस। अब यहां पे आप देख रहे फिर से NH4 प्लस कॉमन आयन हो गए। कॉमन आयन होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन NH4 प्लस का इंक्रीज हो गया, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा। कॉन्सेंट्रेशन NH4 प्लस का इंक्रीज होने की वजह से ड्यू टू कॉमन आयंस ये कंप्लीट रेशियो भी इंक्रीज हो गया। कंप्लीट रेशियो इंक्रीज होने की वजह से Kb का वैल्यू भी इंक्रीज हो गया। अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से मैं चाहता हूं कि Kb का वैल्यू नॉर्मल अपनी वैल्यू पे आ जाए। उसकी वजह से हम NH4 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को कम तो नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव अ कॉमन आयंस। एक्सपेक्टेशन वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आ गई, कम भी नहीं कर सकते, तो बेहतर है हम OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे। OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने का एक ही तरीका है, वो जो आयंस बने हैं उसको, उस इक्विलिब्रियम को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने के लिए OH माइनस आयन अकेला रिएक्टेंट में तो जाएगा नहीं, उसे अगर लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है तो जाहिर सी बात है ये OH माइनस आयन को NH4 प्लस के साथ में कंबाइन होना होगा। वो कंबाइन होकर वापिस से NH4OH में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने। अगेन डेफिनेशन को हम रिवाइंड करते हैं। क्या कहता है डेफिनेशन? द सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू हैविंग अ कॉमन आयन विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये है स्टूडेंट्स कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट से मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, जो बेचारे थोड़े बहुत आयंस दे ही रहे थे पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से उन्होंने उतने भी आयंस देना बंद कर दिए। बंद नहीं किए, वो आयंस तो दे रहे हैं बट इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करेगा। ठीक है, तो ये है कॉमन आयन इफेक्ट। आयोनिक इक्विलिब्रिया ये थियोरेटिकल पोर्शन का 12th के स्टेट बोर्ड का और आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाद में आप धीरे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद के जो सेशंस रहेंगे वो रहेंगे हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल में बने रहने के लिए। आपके कमेंट्स, आपका शेयर करना और आपका लाइक करना रियली मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो बने रहिए ऐसे ही मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।